16 अक्टूबर 2022 को शिफ्ट सेकंड में पेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को हम यहाँ सॉल्व कर रहे थे और उसी के क्रम में सेकंड जो सीरीज है आपकी वो आपके सामने है और इसमें 61 से क्वेश्चन से हम 75 तक के क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये ऐसे प्रश्न मैं पीछे क्लास में आपको समझाया भी था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। तो जब आपको देखिए, अनुच्छेद बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, उनको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको हर जगह वो काम आएंगे। तो भारत की जो राजभाषा है, आप अगर पढ़े होंगे, जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो भी 343 से 349 तक के बीच में दिया गया है। ठीक है, तो भारत की जो संघ की राजभाषा है वो 343 में दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, 343 किसके किसके लिए दिया गया है? संघ की राजभाषा के लिए। भारत की संविधान के अनुच्छेद 343 के पहले में यानी कि एक में कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो होगी हिंदी होगी। क्या होगी? वो हिंदी होगी। नोट करिएगा, हिंदी। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी एवं जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। क्या होगी? देवनागरी होगी। किसके थ्रू? अनुच्छेद 343 फर्स्ट के थ्रू। याद रखिएगा इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और फिर 62 प्रश्न की बात करें, 62वें नंबर प्रश्न की, तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक, जैसे मैं इसी कहा ना कि आपको ऐसे ऐसे जो अनुच्छेद है उनको जरूर याद करने होंगे आपको, कि जैसे लोकसभा गठन कैसे होता है, राज्यसभा गठन किसमें होता है, जैसे राष्ट्रपति किसी को मनोनीत कैसे करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको चुनने की किसमें शक्तियां होती हैं। तो ऐसे जो मुख्य मुख्य जो अनुच्छेद हैं उनको आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखिए, इसमें जो अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है वो आपका अनुच्छेद 110 है। क्या है? अनुच्छेद 110, सी वाला ऑप्शन जो है, अनुच्छेद 110 याद रखिएगा। भारत में संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है। उल्लेख जो अनुच्छेद 110 का 3 है, कौन है? 110 का 3 याद रखिएगा। 110 का जो 3 है उसमें यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष जो कह देंगे कि नहीं, अगर ये धन विधेयक है तो वो धन विधेयक ही माना जाएगा, वो अंतिम निर्णय होता है। बात करेंगे 63वें नंबर क्वेश्चन की, और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी लोग चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं पिन कर दे रहा हूँ, आप उससे जरूर ज्वाइन करिए ताकि कोई भी अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे टाइम टाइम। देखिए दिया कि ये आदर्श है जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। कौन सा आदर्श? गांधीवादी सिद्धांत, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, समाजवाद। तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जो हैं यही आपके आदर्श हैं जो राज्य के नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये किसमें आपको मिलेगा? ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 36 से 51 तक। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, सिद्धांत हैं, वो 36 से 51 तक आपको मिलेंगे। इसको याद रखिएगा। अब बात करेंगे 64 नंबर प्रश्न की। क्या दिया है इसमें? इसमें दिया है कि निम्न में से किस देश को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? किस देश को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ये सॉरी, देखिए इसमें भी गड़बड़ी हुआ है, और ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, तो ये आप देश की जगह इसको गैस करेंगे। ठीक है, गैस है। क्या है? गैस है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या आर्गन। तो इसमें जो आर्गन है उसको हम ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानते हैं। यह एक उत्कृष्ट गैस है। क्या है? उत्कृष्ट यानी कि नोबल गैस है। याद रखिए कौन सा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से नोबल गैस कौन सा है, तो आप इनको ऑप्शन के थ्रू नोबल टिक करिएगा, और सॉरी, आप ऑर्गन टिक करिएगा, जिसकी मात्रा वायुमंडल में कितनी है? 0.93%। इसको याद रखिएगा आप लोग। जो ऑर्गन का मात्रा है इस पूरे ब्रह्मांड में वो जीरो, पृथ्वी पर वो 0.93% के लगभग है। और जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आते हैं। यानी कि आपको ये मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, यानी कि ये तीनों जो है आपको ग्रीन हाउस गैस के श्रेणी में आते हैं। 65वें प्रश्न की बात करें तो 65वां प्रश्न दिया है कि वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो ए है सोडियम कार्बोनेट, बी है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी है कैल्शियम कार्बोनेट, और डी है पोटेशियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को ही हम वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र है, मैं लिख दे रहा हूँ, Na2CO3। Na2CO3 ये आपका सोडियम कार्बोनेट का जो
इसको धावन सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ये सफेद होता है। कलर का कैसा होता है? अगर कलर आपसे पूछे तो कलर में आप सफेद दिखिएगा, ठीक है। और गंध में कैसा है? तो गंध में ये गंधहीन है, इसका कोई गंध नहीं है, मतलब सुगंध नहीं है, तो ये गंधहीन है। क्या है? गंधहीन है। फिर अगर आपसे पूछे कि जल में क्या घुलनशील है ये, तो बिल्कुल ये जल में घुलनशील लवण है। क्या है? जल में घुलनशील लवण है, जो जल में क्षारीय घोल उत्पन्न करता है। क्या करता है? घुलने के बाद ये जल में क्षारीय घोल उत्पन्न करता है। इतने जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं ये जरूर आप नोट करिएगा, जो मैं आपको बताया हूँ। फिर बात करेंगे 66 नंबर प्रश्न की। क्या दिया है कि निम्न में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो 60, 62, 65 या 58। तो देखिए, एक बार इसको अच्छे समझ लेते हैं। मैं इसी कहा हूं कि ऐसे आपको जरूर याद करने पड़ेंगे। जैसे अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 100 जो 24 है, वो भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है, वो 124 के तहत होती है। और सर्वोच्च न्यायालय में जो सेवानिवृत्ति आयु की संख्या है, जो मतलब आयु है, वो 65 वर्ष है। क्या है? 65 वर्ष है। लेकिन ये पहले था कितना? ये पहले था 62 वर्ष। कितना था? ये पहले था 62 वर्ष। लेकिन बाद में इसको संशोधन करके 65 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 65 कर दिया गया। तो याद रखिएगा कितना है? 65। और उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना होती है वो किस अनुच्छेद के माध्यम से होती है? 124 में ये दिया गया है। बात करेंगे 67 नंबर प्रश्न की, सॉरी 67 नंबर। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो अगर आपको थोड़ा पता होगा तो आप, मैं इसको लिख के बताता हूँ। होता क्या है कि ये देखिए, VIVGYOR, विबग्योर, ठीक है। ये भी से हो गया आपका वायलेट, ठीक है। आई से होगा आपका इंडिगो, और बी से होगा आपका ब्लू, जी से आपका हो गया ग्रीन, यहाँ वाई से मैं लिख दे रहा हूँ, वाई से येलो, और यहाँ ओ से मैं लिख दे रहा हूँ ऑरेंज, और यहाँ आर से मैं लिख दे रहा हूँ रेड। अब इनके अलावा देखिए, कोई अगर आपको रंग दिख रहा है तो अपने आप उसको बाहर कर दीजिए आप। तो समझिएगा, अगर हिंदी में आपको दिया है तो वायलेट मतलब होता है बैगनी। क्या होता है? वायलेट मतलब बैगनी। इंडिगो मतलब जामुनी कलर। क्या होता है? जामुनी कलर। ब्लू मतलब नीला। ग्रीन मतलब हरा। येलो मतलब पीला। ऑरेंज मतलब नारंगी। और रेड मतलब लाल। तो आपने सब देख लिया, यानी कि नारंगी भी देख लिया, बैगनी देख लिया, नीला भी देख लिया, लेकिन कहीं आपको सफेद दिखा? नहीं। तो ये जो आपका सफेद जो रंग है, यही आपका है जो नहीं दिखता है इंद्रधनुष में। बात करेंगे 71वें प्रश्न की। ये प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है कि ओजोन होल, यानी कि ओजोन में जो छिद्र हो रहा है वो किससे संबंधित है? जो ओजोन में जो छिद्र हो रहा है वो किससे संबंधित है? तो देखिए जरा, पहला ऑप्शन दिया है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, क्षोभ मंडल में ओजोन परत में वृद्धि से, या सी ओजोन परत में घनत्व में वृद्धि, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करेंगे हम पहले ऑप्शन की। देखिए बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में जो है वो कमी से जो है, ओजोन परत के जो होल हैं उसमें जो है, जो उससे संबंधित ये जो ऑप्शन है आपका यही सही दिया है। जो ओजोन छिद्र होता है, ओजोन छिद्र समताप मंडल में होता है। पहले सबसे पहले जान लीजिए कि ओजोन परत होता कहाँ है। आपको ओजोन परत जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको समताप मंडल में मिलेगा। इसको याद रखिएगा, समताप मंडल में। उसके बाद उससे प्रमुख चीज़ और जानते हैं कि जो मोटाई में जो कमी आ रही है वो, सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि ओजोन, ओजोन जो परत होती है वो हमें किस चीज़ से बताती है। जो पराबैंगनी किरणें होती है, जो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो लगभग जो है 99.5% भाग को समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। क्या करता है? जो 99.5% भाग को समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है तथा इसके प्रभाव से मानव तथा अन्य जीवों की रक्षा करता है। तो यही जो मेन इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत की जो मोटाई है वो क्यों हो रही है, मतलब होल जो किससे संबंधित है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। अब बात करेंगे 72 नंबर प्रश्न की। देखिए क्या दिया है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ए है प्रकाश, बी है मिट्टी, सी है क्लोरोफिल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, ये आप मिट्टी पढ़े होंगे क्या? आपने क्लोरोफिल पढ़ा होगा, प्रकाश भी पढ़ा होगा, लेकिन मिट्टी भी। साफ साफ इसमें दिया कि पोषक तत्व, अगर पोषक तत्व की बात आ जाए तो पोषक तत्व कहाँ से पाते हैं? तो पोषक तत्व हमेशा और हमेशा मिट्टी से ही पाते हैं। कहाँ से पाते हैं?
मिट्टी से ही पाते हैं। जैसे पौधे अपना पोषक तत्व जो मृदा से प्राप्त करते हैं, यह पौधों के लिए पोषक तत्व का महत्वपूर्ण स्रोत है, जबकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो वो उस समय अपने भोजन का निर्माण करते हैं, लेकिन अगर पोषक तत्व की बात आए तो पोषक तत्व वो मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्या है कि धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश का सही संधि विच्छेद है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट समझिएगा। ये होता है धरा और प्लस आपको बड़ी ई और बड़ा श। तो धरा प्लस ईस जो है वो धरेश बनता है। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, धरा प्लस ईस बराबर धरेश। अब बात करेंगे 74 नंबर प्रश्न की। समश्रुत समश्रुत जो समश्रुत शब्द है, यानी कि ये देखिए अली अली है। क्या है? ये अली है और ये भी अली है। ये अनी नहीं है, ये अली है और ये भी अली है। समश्रुत मतलब समान सुनने वाले, जैसे एक जैसे सुनने वाले शब्द हैं। शब्द युग का सही अर्थ क्या है? देखिए, का हिस्सा दशन दशन, ये दसन दसन, दसन और दर्शन है। ये दमन और दामन है। ये भौरा और सखी है। तो जो आपका ये अली जो होता है, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, इस अली का सेंस जो होता है वो भौरा होता है। क्या होता है? भौरा होता है। याद रखिएगा, भौरा। और जब हम बात करेंगे दूसरे अली की, यानी कि आपको जो दिया है ये मात्रा जो है बड़ी लग गई, तो इस अली का सेंस हो जाता है सखी। क्या होता है? सखी। तो याद रखिएगा, अली सेंस भौरा से है और अली सेंस सखी से है। तो संस्कृत शब्द जब भी ऐसे हैं तो उनको पढ़ के समझ के तब जवाब दीजिएगा। इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्या दिया है कि नागर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। क्या है नागर शब्द का पर्यायवाची? नगर, देवनागरी, चतुर या बोल। तो क्या है? चतुर। क्या है? चतुर। याद रखिएगा, चतुर। नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर है, निपुण है, प्रवीण है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए और भी जो है, चतुर के अलावा जो है ये आपका निपुण लिखिएगा, निपुण हो गया। फिर आप लिखिएगा प्रवीण, फिर आप लिखिएगा पटु, फिर आप लिखिएगा कुशल। अब इतना मैंने बता दिया, 4 1 5 आपके पास हो गया। अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। बाकी जो प्रश्न बच रहे हैं उनको मैं एक क्लास और लेके उसको समाप्त कर दूंगा। तो ऐसे प्रश्न जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछा रहे, उससे रिलेट करके अपने प्रश्न को तैयार करिए। और इतना जितना मैं प्रयास किया हूँ आपको समझाने का, तो मुझे उम्मीद है सब प्रश्न आपको समझ में आएगा कैसे प्रश्न पूछे जाने पेट में। तो चलिए इस क्लास को, इस क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।